नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे देश के आदिवासियों की, देश के आदिवासी क्षेत्र की। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। मोदी सरकार का यह दावा है कि उसने आदिवासियों के लिए इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जितने पहले नहीं हुए। सवाल कोरोना का भी है, क्योंकि कोरोना के जरिए आदिवासियों को भी किसी तरह से बचाना है, उनकी रोजी रोटी का सवाल भी है। साथ ही बात करेंगे नक्सलवाद की, क्योंकि नक्सलवाद का जिस तरह से पिछले कुछ सालों में खात्मा हुआ है, लेकिन अभी भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों से छुटपुट घटनाएं सामने उभर के आती रहती हैं। और सबसे बड़ा सवाल है रोजी रोटी का, आदिवासियों का, क्योंकि माना यह जाता है कि प्रवासी, अगर हम मजदूरों की बात करें तो उसमें आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है और पलायन में वो सब कुछ देखने को मिला जो नहीं देखा जाना चाहिए था। हमारे साथ हैं केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अर्जुन मुंडा जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। आप आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। आदिवासियों को लेकर आपकी सरकार बहुत दावे करती है। हमें आप बता सकते हैं कि पहले एक साल में ऐसा क्या हुआ जिसे हम कहें कि ऐतिहासिक है? देखिए, यदि हम मोदी सरकार के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर के बात करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि का यह वर्ष रहा है जी। लेकिन आपने पूछा है जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय प्रशासन और जनजातीय विकास के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इन एक वर्षों में बहुत उपलब्धि के तरफ इस मंत्रालय ने कदम बढ़ाया है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस उपलब्धि का लाभ अब धीरे धीरे लोगों को मिलने लगा है जी। आपको मैं बता दूं कि अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 20,000 आबादी वाले किसी भी प्रखंड में एक नवोदय के पैटर्न पर एक आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल खुले और इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। इसका कार्य प्रारंभ करने के सारे औपचारिकता पूरी कर ली गई है और यह कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि देश के ऐसे सभी प्रखंडों में लगभग 450 से अधिक 460 स्कूल बनने जा रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे होंगे जी। तो जहाँ शिक्षा को हमने महत्व दिया है, वहीं हम लोगों ने महत्व दिया है रोजगार को जी। हमारा ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से हम देश के उन इलाकों में, जंगल के क्षेत्र में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का काम, वैल्यू एडिशन का काम और उसके मार्केटिंग का काम लगातार ट्राइफेड के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसका अच्छा परिणाम आए। और आपको सुनकर के खुशी होगी कि इस दिशा में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। अब हमारा मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है ट्राइफेड के माध्यम से। हमने अब ये लॉकडाउन के वजह से कुछ चीज़ें धीमे जरूर हुई है जी। सभी क्षेत्रों में हुई है। अमेजन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 170 देशों में हमारा उत्पाद पहुंचे, इसके लिए हमने एग्रीमेंट किया है और उस दिशा में हमारा काम आगे बढ़ रहा है जी। वैल्यू एडिशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, इसके प्रशिक्षण की क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है, उस पर हम लोगों ने बात किया है जी। अर्जुन मुंडा जी, अगर बात हम कोरोना संकट की करें, इस संकट ने आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजी रोटी का खड़ा किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो पलायन करके लोग दूसरे राज्यों से आए, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है। ये वो आदिवासी हैं जो झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, ऐसे आदिवासी प्रभाव वाले राज्यों से दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, नौकरियों के लिए गए थे, मजदूरी के लिए गए थे। इनको कैसे आप कोरोना से एक तो बचा रहे हैं, आदिवासी जो हमारी आबादी है, दूसरा कोरोना संकट में इनके सामने जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको 3 बातों में उत्तर दूंगा जी। पहली बात यह है कि कोरोना के वजह से जो इस समय सारे प्रवासी मजदूर, खास करके आदिवासी वर्ग के लोग जी, वैसे तो और भी कई वर्गों के लोग होंगे जी,
बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन जो मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और जो अनस्किल्ड लेबर के रूप में, वो बहुत बड़े पैमाने पर ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं जी। तो उनके गांव में अच्छे क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, उनको आने में सुविधा हो, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से उनके अपने घर के नज़दीक पहुंचा करके उसे यह ध्यान में रखा जाए कि वो पीड़ित नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से और हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री के तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सारी सूचनाएं एकत्र करके उसी ढंग से सभी राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। और कुछ कुछ तो निश्चित रूप से व्याकुलता के वजह से बहुत सारे लोग पैदल भी चले हैं और बहुत लोगों को कठिनाई हुई है, लेकिन कठिनाई कम हो ऐसे स्थिति में इसकी पूरी कोशिश की गई है। अब राज्यों में यह बात ज़रूर देखना चाहिए कि वो सही ढंग से क्वारंटाइन सेंटर में अनुपालन कर रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। भारत सरकार ने दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला करके एडवांस प्लानिंग के तहत कि सभी जगहों में अनाज की अच्छी व्यवस्था की, सभी जगह में सरप्लस अनाज का व्यवस्था हुआ और कार्ड हो ना हो, कोई भी गरीब हो, किसी भी सूचना के आधार पर यदि प्रशासन को मिले सूचना तो उन्हें अनाज उपलब्ध हो, इस तरह का फैसला भारत सरकार ने किया और कहा कि सारे लोगों को, कोई भी व्यक्ति भूखा, कोई भी परिवार भूखा नहीं होना चाहिए, इसका पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। तो राज्यों में कुछ कुछ कमियां देखी गई, लेकिन उसे मॉनिटरिंग करके, उन्हें इनकरेज करके, उन कमियों को बता करके कि भाई कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में पलायन क्यों हो रहा है। अब आपके सामने भी, हमारे सामने भी और देश के सामने भी ये सवाल है कि जिन राज्यों में लोग पलायन ज़्यादा कर रहे हैं और आदिवासी ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा खनिज आधारित या खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ भी है, प्रकृति भी है, जंगल भी है और ये कहिए कि सारे साधन उपलब्ध हैं, पानी भी है लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी, इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी वो वंचित क्यों हैं? क्यों? क्योंकि पिछले 70 सालों में इस बात का ध्यान नहीं किया गया कि इन लोगों के साथ मिलकर के कैसे काम किया जाए, इन लोगों को कैसे उसमें जोड़ा जाए। साइमल्टेनियसली यदि खनिज पदार्थ के उद्योगों के साथ में इसका स्किलिंग होता, स्किल डेवलपमेंट होता, तो ये वहीं कन्वर्ज हो सकते थे, लेकिन इन सारे चीज़ों पर सोचा नहीं गया और नहीं सोचने के वजह से ये परिणाम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक श्रृंखला बनी लोगों को घर से बाहर निकलने का, रोजगार बाहर में ढूंढने का, और ये इसे रोकने का एक कारगर उपाय यही है कि वहाँ देशज तरीके से भी, दूसरा वहाँ इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री के माध्यम से जो खनिज पदार्थ है उन उद्योगों के माध्यम से वहाँ के लोगों के लिए ऐसा मॉडल बनाना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करें। तो ये बात हमें अब बहुत तेज़ी से काम करने पड़ेंगे और इन बात को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर सबसे अधिक मिनरल है, आज सारे ऐसे, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उन क्षेत्रों में जहां देश का उदर भरने के लिए सारी संसाधन है, लेकिन वहां के लोग मजबूरी का दंश झेल रहे हैं, तो इसका एक खास उपाय ठोस तरीके से हमें करना पड़ेगा। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिन कार्यों को हमारे समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय में प्रारंभ किया गया था पर गति नहीं मिली, और निश्चित रूप से उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी अर्जुन मुंडा जी, मैं जानता हूं कि आप 35 साल की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 3 बार आप मुख्यमंत्री झारखंड के बने। आप भाजपा की जो आदिवासी चेहरा है उसके आप प्रमुख चेहरा हैं, उसका आपको पता है कि जो आदिवासियों का दुख दर्द है वो क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे सरकार किसानों के लिए फसल, जो उनकी फसल होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, क्या आपने
जो आदिवासी हैं उनके जो उत्पाद हैं उसके लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है? जैसे ही ये कोरोना वायरस का मामला सामने आया और हार्वेस्टिंग का समय आ रहा था, तो हमने लगभग 70 से अधिक ऐसे उत्पादों के बारे में तुरंत हमारे मंत्रालय से स्पेशल 3 साल में रिव्यू किया जाता है, लेकिन मैंने मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ विमर्श करके हमने कहा कि स्पेशल इस समय में हमें समर्थन मूल्य अधिक दे करके उन लोगों को इस अपने उत्पाद को सही कीमत मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं तो औने पौने भाव पर वह बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उनका जो एक आसरा है जी वनोत्पाद पर, वो आसरा भी उनसे छीन जाएगा। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सही समय पर हम लोगों ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कीमत तय किया और हमने ट्राइफेड को कहा कि लगातार किस राज्य में कितना क्रय हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करे। और मैंने मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों से बातचीत की और जो राशि उपलब्ध है उसके बारे में कि उसका यूज़ अच्छे ढंग से, क्योंकि लगभग 350 करोड़ राशि राज्यों को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। और हमने कहा कि यदि बाजार में उनका समर्थन मूल्य से अधिक नहीं बिकता है, समर्थन मूल्य से अधिक कीमतों पर यदि नहीं बिकती है, तो सरकार खरीदेगी और सरकार खरीदने के एवज में जो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो सकती है वो हमारे मंत्रालय को आप बताइए, हम उसमें समर्थन देने के लिए तैयार है, राशि उपलब्ध कराएंगे। तो सभी राज्य इसमें जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों में कुछ सूचनाएं मिल रही है कि जितना मोमेंटम होना चाहिए इस कार्य के लिए, जितना रुचि लेना चाहिए वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लोज मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि बहुत पिछले कई वर्षों में जो नहीं हुआ था, इस वर्ष वो काम हो रहा है और बड़ी संख्या में क्रय का काम चल रहा है और बाजार में उन्हें अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। जी चलिए, जो आदिवासी हैं, वनवासी भाई हमारे हैं, उनके उत्पाद को अधिक कीमत मिले, अच्छा समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए आपकी सरकार ने फैसला किया। लेकिन सवाल यह है वो बेचने कहाँ जाएंगे? उनको बाजार उपलब्ध कराया आपने, उसके लिए क्या करा आपने? आवाज ब्रेक कर रही है, फिर से जी। आपने जो आदिवासी हमारे भाई हैं जो वनवासी क्षेत्र में रहते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया आपने? देखिए, ट्राइफेड के माध्यम से मैंने शुरू में कहा ना कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उत्पादों के गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसके लिए बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए। बहुत सारे स्टोर हमारे, चाहे यहाँ पर दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, बड़े शहरों में खोला गया है और जो देशज हुनर के जो बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो गांव के अंदर छुपी हुई थी, उसको उभार करके उसको बाजार दिया जा रहा है। जी। छात्रवृत्ति की बात मैं करता हूं कि आपका जो मंत्रालय है वो आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम करता है। कितने छात्रों को ऐसे छात्रवृत्ति दी गई होगी और इसमें आगे और क्या मंत्रालय कर रहा है? लगभग साल भर में प्रत्येक वर्ष हम 3000 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए राज्यों को और यूनिवर्सिटी को उपलब्ध कराते हैं। अब हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सही समय पर सही ढंग से सही छात्र को उपलब्ध हो सके और शिक्षा के प्रति वो और ज़्यादा आग्रही और रुचि लेकर के पढ़े। जी। मैंने अर्जुन मुंडा जी आपका एक वक्तव्य पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आपका मंत्रालय गुड गवर्नेंस के सिद्धांत पे काम कर रहा है। ये गुड गवर्नेंस क्या है, कौन सा सिद्धांत है ये? देखिए, आज सबसे बड़ा विषय है ट्रांसपेरेंसी का और हमने पूरे मंत्रालय को ई पोर्टल पर ले जाने का काम किया है। सारी चीज़ें फाइल का मूवमेंट से लेकर के जिला स्तर तक के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे किया जाए ये सुनिश्चित का काम करने का काम किया है। और समय समय पर इसकी जब इवैल्यूएशन होती है, मॉनिटरिंग होती है या इसके बारे में जब चर्चा होती है तो नीति आयोग चाहे और भी जो संस्थाएं काम कर रही है वो संस्थाएं ये बताते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट गुड गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी और भी कई काम करने हैं और बड़े स्तर पर काम करने हैं। जी। अगर बात मैं कोरोना की बात करूं तो झारखंड, आप झारखंड से आते हैं, झारखंड का आप चेहरा हैं, झारखंड में मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये माइग्रेंट लेबर के वजह से
जो लोग सफ़र किए हैं और जो लोग वैसे शहरों में रहे हैं, और जैसे कोई रेड जोन इलाके से आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ संभावना अधिक होती है कोरोना पॉजिटिव की। तो ऐसे सभी लोगों को चेक किया जाए, इसके लिए राज्यों को भी हम लगातार कहते रहे हैं और उसके एफिशिएंसी बढ़े। कई स्थानों पर लैब नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं था, वहाँ कैसे उन्हें अनुमति मिले, इसके लिए हमने प्रयत्न किया और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो ताकि। लेकिन इसके बावजूद भी रूरल एरिया में अभी भी थोड़ी सी कमी दिख रही है कि और बहुत सारे लोग जाने अनजाने इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकार को ये देखना पड़ेगा कि रूरल एरिया में जो अपने गांव में के सामने किसी स्थान पर क्वारंटाइन में है तो वो सही ढंग से अनुपालन करे ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो और इसको हम रोकने में सफल हों। जी अर्जुन मुंडा जी, आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन एक बड़ा मुद्दा रहा है। समय समय पर कई आंदोलन भी उभर के सामने आते रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जल जंगल जमीन एक बहुत ही आदिवासी समुदाय का अनुराश्रय संबंध रखने वाला विषय है जी, और उसके बारे में हमारी धारणाएं भी और देश की धारणा भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उन क्षेत्रों के जो प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक जीवन पद्धति है उसमें हम किसी तरह का वैसा हस्तक्षेप न करें जिससे उसके जीवन प्रभावित हो। जी, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि वो सही ढंग से अपने आप को स्किल्ड करे, सही ढंग से वो अपने आप को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़े और उन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए हम इस ढंग से कैसे कार्य योजना बना सके जिसे सर्वग्राही हो। बलात् तरीके से काम करने का जो तरीका है उससे हमें हट करके, और इसीलिए पेशा एक्ट को भारत सरकार और फॉरेस्ट राइट एक्ट को भारत सरकार बहुत तत्परता के साथ उन लोगों के लिए यह सुनिश्चित करने का कि जो शेड्यूल्ड एरिया में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत उनके परंपरागत, उनके जीवन शैली, उनके नृत्य गीत और उनके जो विशिष्ट चरित्र है, कैरेक्टर है, वो जैसे बना रहे पर एजुकेटेड हो और अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो। देखिए, हम 70 वर्षों में क्या देखे हैं? 70 वर्षों में देखा है कि उनके नाम से उनके लिए बनाई गई योजना का लाभ कहीं और लोगों को मिला, कहीं उसको सिर्फ उनके नाम से योजनाएं ली गई और उन तक नहीं पहुंचा। उनके नाम से ठेकेदार बने, ठेकेदारी हुई, पर उसका आउटकम रिजल्ट नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अब आउटकम बेस्ड प्रोग्राम बनना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता सही होनी चाहिए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए और उन्हें इतना अवेयर करना चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने आप को सक्षम बनाए, बल्कि वो किसी के बरगलाने पर नहीं जाए। जी, वो अपने आप को खुद समझे कि उनकी शक्ति संवैधानिक दृष्टि से कितनी है और उनकी शक्ति खुद में कितनी है, जो अपने सक्षमता को, अपने जो एफिशिएंसी को बढ़ा करके कर सकता है। जी अर्जुन मुंडा जी, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रहा है। आपकी सरकार को 6 साल पूरे हो गए। नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या करा आपकी सरकार ने और आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, धीरे धीरे लोग मेन स्ट्रीम के तरफ आ रहे हैं जी, लेकिन जितना पहले इनिशिएट किया जाना चाहिए था वो इनिशिएट पहले हुआ नहीं जी। पहले लोग इस समस्या को क्षेत्रीय समस्या मान करके कर रहे थे, लेकिन ये एक बड़ी समस्या जंगल की जो उभर करके सामने आई थी, वो लोगों के आक्रोश को लोगों ने मार्केटिंग करने का काम किया और वैसे लोग, चाहे आप नक्सलवाद के नाम पर कहें, वैसे लोग नक्सलवाद में भी हावी रहे जो निजी स्वार्थ पर उलझ करके अभी बहुत सारे लोग जिनके जो नक्सलवाद के टॉप मोस्ट लीडर रहे हैं, उन लीडरों की बातों यह को आप अगर देखें, उनके लाइफ स्टाइल को अगर देखें और उनके बच्चों को अगर देखें, तो वो अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर
उन जंगल में रहने वाले लोगों को अस्त्र शस्त्र थमा करके वहीं उलझा करके लड़ाई लड़वाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब लोगों को समझ में आ रही है। भारत सरकार ने उसके लिए पुख्ता तरीके से योजनाएं बनाई है और लोग अब स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जो रोजगार के जो अवसर हैं उनको हम सही ढंग से उपलब्ध कराएंगे तो इसका सही तरीके से अस्थायी समाधान होगा। और जो जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है उस मुद्दा की संवेदनशीलता को समझते हुए उनके भावनाओं के आधार पर हम काम करें तो स्वाभाविक रूप से और जल्दी इसका समाधान का रास्ता निकलेगा। भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने बहुत सारी सफलता पाई है, लेकिन जब तक उन्हें सही ढंग से मुख्य धारा में लाकर रोजगार से जोड़कर परिवार के सुख शांति के लिए एक व्यवस्थित जीवन को नियमित रूप से पालन करने के लिए जब तक अवसर उपलब्ध नहीं करेंगे तब तक यह हमारी यात्रा चलते रहेगी। हमारा प्रयत्न, हमारा कोशिश जारी रहेगा। इसी श्रृंखला में तमाम कार्य योजना जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से भी एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम कैसे बने इसकी कोशिश की जा रही है। जी अर्जुन मुंडा जी, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है धर्मांतरण का। ये उड़ीसा में, झारखंड में, देश के कई राज्यों में उभर के सामने आता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा, देखिए जिसको जिसमें बिलीफ है वो अपनी बात है जी, पर किसी को किसी तरह से प्रलोभन, बलात् तरीके से ना हो इसकी चिंता तो व्यवस्था में है और करना भी चाहिए। पर मैं ये कहूँगा कि कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का पूजा करता है, किसी की मान्यता है तो उसमें मान्यता के आप ये कहिए कि उसका जो अपना निजी जीवन है उस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों में बहुत सारे लोग प्रलोभन देने का काम करते हैं। वैसे प्रलोभन ना हो तो अपना जीवन यापन करने के लिए जो जिस तरीके से जीना चाहता है, जो प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवादी के तहत जो हमारा आदि काल से जो परंपरा है उस परंपरा के आधार पर नैसर्गिक जीवन का नेतृत्व करने का जो उसका व्यवहार है वो बना रहे और उसी के तहत वो आगे बढ़े। ये सरकार भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे सभी लोग सहमत होंगे कि किसी के ऊपर किसी का बलात् ये व्यवहार ना हो। जी, जाहिर सी बात है, ईसाई मशीनरीज जो हैं उन्हें लेकर लगातार सवाल उठते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि झारखंड जिस राज्य से आप आते हैं वहां पर अभी हाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपकी पार्टी वहां चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चुनाव हार गई। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आदिवासियों के साथ बीजेपी ने वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई चुनाव जीत जाता है तो अपनी बात को निश्चित रूप से कहता है, लेकिन चुनाव में हार जीत होते रहती है और चुनाव में 70 साल तक कांग्रेस ने अधिकांश समय तक शासन किया। अब उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई, इस पर वो किसको जिम्मेदार ठहराएगा? जी, तो ये कहने वाले लोग कहते हैं चुनाव में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, ये जनता पर जनता का अधिकार है। लेकिन मैं कहूँगा कि वोट के प्रतिशत को अगर आप देखें जी, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि आपकी सरकार ने लॉकडाउन भी सही से लागू नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लॉकडाउन जो है बलात् नहीं था, ये लॉकडाउन देश को बचाने के लिए था जी। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का मूल्य है। ये देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इतने दिनों के शासन के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा कि जीवन कितना महत्व का है और उस जीवन को बचाने के लिए हमें ठोस उपाय कैसे करने पड़ेंगे। ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन निश्चित रूप से यदि उस समय में एडवांस में नहीं होता तो आज देश का दूसरा ही चेहरा दिखाई देता और हमारी कोई व्यवस्था इतने दिन में 50 दिनों में 60 दिनों में हमने अच्छी व्यवस्था खड़ी कर ली है उससे लड़ने के लिए जी। और
दुनिया के अन्य देशों के तुलना में यदि आप देखें, आबादी के दृष्टि से इतनी अधिक होने के बावजूद भी हम इसको रोकने में, यानी जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ा, उसको रोकने में हम सफल हुए। और लोगों को अब सतर्कता, एक नई जागरूकता, ये बात अलग है कि कुछ लोगों को इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि अपना जीवन कितना मूल्यवान है, उसे कैसे हमें जीवन को बचाना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में लोग आज जागरूक हुए हैं और जागरूक होकर के स्वयं को, स्वयं के परिवार को बचाना चाहते हैं। तो यह अच्छी बात है। इस तरह की जागरूकता डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के माध्यम से हुआ है। जी, लेकिन बात चाहे मैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। झारखंड में जो पार्टी सत्ता में इस समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी सवाल केंद्र पे उठा देती है। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या उठा रही है? कि सरकार ने ठीक ढंग से लॉकडाउन नहीं किया, सरकार की जो पॉलिसी थी वो मजदूरों के खिलाफ थी। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह के सवाल उठाते हैं। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा भोजन स्वादिष्ट बना, चटनी अच्छा नहीं बना तो आप चटनी को छोड़ दीजिए जी। आपको कौन खाने के लिए कह रहा है? लेकिन पूरा भोजन तो स्वादिष्ट है। इसी तरह का कि आप पूरे देश को बचाने का जद्दोजहद में आप इस तरह की आलोचना और राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में ये सारी बातें नहीं होती, ये चुनाव के समय में बातें होती है कि आपने ऐसा नहीं किया, 5 साल में ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कई तरह के। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे तरफ से क्या हो सकता है। तो ये करने की तो आदत है नहीं जी। इस तरह की मानसिकता के साथ काम करने का जो रचनात्मक दिशा है, रचनात्मक पहल है, उस पहल के तहत क्या होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझे बगैर दूसरे के कंधे में रख करके इस तरह की बातों को कहना, तो मैं समझता हूं कि यह समय उचित नहीं है कि इस तरह के बातों में हम उलझे। हम अपने काम को गति दे रहे हैं, हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के साथ लड़ने में हमने देश के जनता को जागरूक किया है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके इस देश के अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयत्न किया है, उसे भी देश के जनता के मदद से हम सफल करेंगे। ये सोच करके हमारा मंत्रालय भी, पूरा भारत सरकार भी काम कर रही है। जी, बहुत अच्छा शब्द का नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व। जी अर्जुन जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, सकारात्मक, पॉजिटिविटी के साथ काम करना, आलोचना की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना, और ये समय आलोचना का भी नहीं है। इसलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि भविष्य की दृष्टि से आप कौन सी एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से? किसी एक योजना का नाम। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जी, लेकिन एक जो अभी इम्पोर्टेंट, जिसके माध्यम से देखिए आप सोशल मीडिया में, चाहे गांव का यूथ हो, शहर का यूथ हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, जो भी हो, इस सोशल मीडिया के युग में सब जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क में जी। उस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को हम सुदृढ़ करते हुए, उसमें अभी जैसे मैंने एक इस तरह के कई योजनाएं हम प्रारंभ करने के पक्ष में हैं। जैसे एक फेसबुक के साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि देश के ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और वो मेंटरशिप करे ट्राइबल एरिया, इन ट्राइबल यूथ के, और उसके जो पोटेंशियल है उसको सर्च करे और ट्राइबल अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने क्षमता को सही ढंग से प्रस्तुत करे। मतलब एक मेंटोर पर 2 मेंटीज होंगे, यानी एक शिक्षक पर 2 विद्यार्थी होंगे, और उनके अंदर जो बहुआयामी व्यक्तित्व का उभार का जो संभावना है उसको कुरेदा जाएगा, उसको उभारा जाएगा, उसको उकेरा जाएगा, और उसको बढ़ा करके हम उसे सही तरीके से डायरेक्शन। देखिए, आप सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, पर सफ़र मंजिल तक पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मंजिल तक पहुँचने के लिए हमने 5000 यूथ के लिए बनाया पैकेज। अब उसे इसी वर्ष में हम चाहते हैं कि वो 15,000 से अधिक हो जाए, और भी लोग अगर अप्लाई करेंगे उन्हें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और उस ढंग से अगर
15,000 छात्र होते हैं तो 7,500 मेंटोर्स होंगे। तो उस तरह से और इन सारी सुविधाओं को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, लेकिन नेटवर्क के माध्यम से। अभी क्या हो रहा है नेटवर्क में, किसी के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से ज़्यादा अपने आप को उपयोगी मान रहा है। टारगेट और लक्ष्य के साथ काम करने का, उसके जीवन और उसके भविष्य को निर्माण करने का लक्ष्य को लेकर के काम करने का बहुत कम मात्रा में। वैसे तो यूथ जिसको कहा जाए कि एक यूफोरिया के तहत जुड़ा हुआ बड़ा समूह है, कुछ कुछ चीज़ों में उपयोग जरूर करता है, लेकिन अधिकांश समय सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगाता है। उसको रचनात्मक तरीके से हम कैसे उपयोग कर सके, इस कार्य योजना के साथ हमारा काम अभी चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा कार्य होगा आने वाले दिनों में। जी अर्जुन मुंडा जी, आपने हमसे बात की, हर सवाल का आपने खुलकर जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे मोदी सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने हमें बताया कि मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, जो वनवासी क्षेत्र में भाई हमारे रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और कोरोना से बचाने के लिए आदिवासियों को क्या कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।